नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में कई राजा ऐसे पैदा हुए जिन राजाओं के प्रति उन्होंने इतने महान काम किए कि उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव हमेशा सा रहता है, एक सम्मान की भावना रहती है। दोस्तों, उनको किसी भी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके कार्य ऐसे थे जिन कार्यों से लोग आज भी उनका नाम सुनते से ही अपने मन के अंदर एक प्रेम जागृत कर लेते हैं, एक सम्मान जागृत कर लेते हैं। दोस्तों, उनके शासनकाल में उनके राज्यों ने हर तरफ से बहुत तरक्की की, बहुत उन्नति की। दोस्तों, ऐसे ही शासकों में एक शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत के महान शासकों में से एक थे दोस्तों। जैसे हम अशोक महान का नाम लेते हैं, जैसे हम कनिष्क का नाम लेते हैं, जैसे हम पृथ्वीराज चौहान का नाम लेते हैं, उसी तरीके से हर्षवर्धन का भी हम नाम लेते हैं। दोस्तों, हर्षवर्धन, ये कहिए आप कि भारत के अंतिम बौद्ध सम्राट। मैं बौद्ध इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, थे वो हिंदू, शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन आखिर में वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में आज हम जो चीज़ जानेंगे वो ये होगा कि हर्षवर्धन किस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व क्या था। दोस्तों, हर्षवर्धन हर्षवर्धन का जन्म जो था दोस्तों, वो 590 ईसा पूर्व में हुआ था। 500 माफ कीजिएगा दोस्तों, 590 ईस्वी में हुआ था। 4 जून 590 को उनका जन्म हुआ। दोस्तों, हरियाणा में एक जगह है थानेश्वर, वहाँ पे उनका जन्म था। उनके पिताजी जो थे वो प्रभाकर वर्धन थे, उनकी मम्मी जो थी माताजी यशोमती थी। उनके एक बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनकी एक बहन थी राजश्री। दोस्तों, ये पूरा परिवार था। और हर्षवर्धन की जो पत्नी थी वो दुर्गावती गौर थी, उनके 2 पुत्र थे। दोस्तों, इस तरीके का एक बड़ा शुरू से ही उनको एक माहौल मिला। उनके पिताजी को कहा जाता है कि वो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के शासक थे। मतलब पुष्यभूति वंश की स्थापना उनके पिताजी प्रभाकर वर्धन ने ही की थी। प्रभाकर वर्धन ने 590 से लेके 605 ईसा ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को गद्दी दी गई, क्योंकि वो बड़े थे। लेकिन उनका शासनकाल बड़ा ही कम समय के लिए रहा दोस्तों, क्योंकि उनके मित्र और बंगाल में गोंड शासक शशांक जो थे, उन्होंने मालवा के शासक देवगुप्त के साथ मिलकर एक विश्वासघात के जरिए उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद उनके जो छोटे भाई थे यानी हर्षवर्धन, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। मतलब पुष्यभूति वंश को आगे बढ़ाने का काम अब दारोमदार उनके कंधों पे था। दारोमदार उनके कंधों पे था, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक द्वेष भी था, एक ईर्ष्या थी शशांक को लेके और देवगुप्त को लेके। क्योंकि एक बड़े भाई की हत्या कर देना, उसके बाद अपनी छोटी बहन के पति की हत्या कर देना, उसके बाद छोटी बहन का कोई पता ना चलना, इन सब चीज़ों ने उनको बड़ा विचलित कर दिया था। और वो जैसे ही राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने तुरंत ये संकल्प लिया कि मैं उस विश्वासघाती शशांक को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए उन्होंने पूरा पूरा जमीन आसमान एक कर दिया दोस्तों। उनकी बहन का कोई पता नहीं चल रहा था, उनमें बड़ी एक एक विचलित हो गए थे वो कि कैसे भी छोटी बहन का पता लगना चाहिए। और आखिरकार उन्होंने अपनी छोटी बहन को बचा लिया, वो भी तब जब उनकी छोटी बहन आत्महत्या करने वाली थी, यानी आत्मदाह करने वाली थी। इस तरीके से उन्होंने अपने परिवार की अपनी छोटी बहन को बचाया दोस्तों। बाकी और कई चीज़ें हुई थी, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उनका शासनकाल कैसा था दोस्तों? हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने देखा कि गद्दी पर बैठने से पहले का ये मामला था थोड़ा सा, कि उन्होंने देखा कि जो गुप्त वंश का तो पतन हो गया था, गुप्त वंश में तो कुछ बचा ही नहीं था। तो गुप्त वंश के जो छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे राजा थे, जिनका राज्य बड़ा कम बचा हुआ था, मतलब उत्तर भारत की तरफ जो छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे से हिस्से थे, जो राजशाही राज्य थे, हर्षवर्धन ने उन सबको जोड़ा, उन सबको उन्होंने एक किया। पंजाब के कुछ राज्य थे, उत्तर भारत के कुछ राज्य थे, उन सब राज्यों को उन्होंने जोड़ा, उनको एकजुट किया। और उन सब एकजुट राज्यों को उन्होंने एक सभा बुलाई। उन सभा में सभी राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचे। जब सभा हुई तो सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में ये बात कही कि हम हर्षवर्धन को महाराजा धीराज की उपाधि देते हैं और उनको एक सम्राट का मुकुट पहना दिया गया। उस दिन से ये बात तय हो गई थी कि इन सब लोगों ने हर्षवर्धन को अपना राजा मान लिया है। और जब हर्षवर्धन को राजा मान लिया गया तो हर्षवर्धन एकाएक ताकतवर बन गए। फिर उन्होंने ये सोचा कि अब मैं अपने राज्य को आगे बढ़ाऊंगा।
और इसीलिए उन्होंने प्रयत्न चालू कर दिया। उन्होंने अपनी सीमाओं को उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत तक हर जगह उन्होंने अपनी सीमाएं फैलाई दोस्तों, हर जगह। उन्होंने पूरब में कामरूप से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। जब उन्होंने अपनी सीमाओं को दक्षिण भारत की तरफ ले जाने की कोशिश की तो उनका सामना हुआ चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ। उन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर, इसलिए उसे नर्मदा का युद्ध भी कहा जाता है या नर्मदा नदी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार होती है और पुलकेशिन जीत जाते हैं। लेकिन पुलकेशिन जानते थे कि हर्षवर्धन बहुत ताकतवर आदमी है, तो एक बार हार सकते हैं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा मुकाबला होता है तो उसमें मेरे लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने हर्षवर्धन के साथ एक संधि की। उस संधि के तहत उन्होंने ये कहा कि नर्मदा नदी के उस तरफ आपका हिस्सा और नर्मदा नदी यानी दक्षिण की तरफ मेरा हिस्सा, और नर्मदा नदी जो है वो बीच में एक रेखा का काम करेगी, एक सीमा का काम करेगी। दोनों इस बात पे सहमत हो गए और उसके बाद अपने अपने राज्य की तरफ वो लोग चल दिए। दोस्तों, इसके बाद अब ये देखिए कि हर्षवर्धन जो थे उन्होंने ये कोशिश की कि जितना राज्य उनके पास है उस राज्य को अच्छे तरीके से चलाया जाए। दोस्तों, हर्षवर्धन के राज्य की हमें जानकारी जो है वो मगध के 2 ताम्रपत्रों से मिलते हैं। उसके बाद राजतरंगिणी एक संस्कृत की एक पुस्तिका है, उससे भी हमें उनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद एक चीनी यात्री थे वांगचुआंग, उनके भी जो विवरण थे उससे भी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद हर्ष ने और बाणभट्ट ने मिलकर संस्कृत के कुछ काव्य लिखे थे जिनसे भी हमें हर्ष के शासनकाल की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट बाणभट्ट कहते हैं जिन्होंने कादम्बरी नामक एक काव्य लिखा संस्कृत का, एक गद्य था, वो उनके परम मित्र थे दोस्तों। बाणभट्ट ने जो हर्ष चरित्र लिखा है उस हर्ष चरित्र के अंदर आपको हर्ष के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, लगभग जानकारी मिलेगी। उन्होंने हर्ष के विषय में सब कुछ बताया है। हर्ष को वो कुछ उपाधियां दिया करते थे, जैसे चतु सम्राधिपति, ये उन्होंने कहा है कि चारों समुद्रों का विजेता, ये कहा जाता था उनके लिए। उनके मतलब ये हर्ष के प्रति एक बाणभट्ट का प्रेम था। वो कहते थे कि हर्ष कोई मामूली आदमी नहीं है। ये बात सत्य है कि हर्षवर्धन के बारे में अगर आप देखेंगे तो हर्ष वास्तव में मामूली आदमी नहीं थे। हर्ष एक बहुत महान राजा थे। हर्ष के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आपको खुद की उनकी किताबों में मिल जाएगी। हर्ष एक बहुत बड़े संस्कृत के नाटककार भी थे। हर्ष ने खुद भी नागानंद, रत्नावली और प्रदर्शिका नाम की 3 संस्कृत की रचनाएं की हैं। हर्ष के विषय में आपको जानकारी हैनसोंग नाम की चीनी यात्री की पुस्तक से मिलेगी। हैनसोंग ने भी हर्षवर्धन के बारे में लिखा है, क्योंकि हैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में रहे भी थे। क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन कला प्रेमी भी थे और बहुत उदार विचारों के व्यक्ति थे। वो सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते थे, उदारवादी थे। उनके मन में किसी के लिए कोई नफरत, कोई घृणा भाव नहीं थी। दोस्तों, हैनसोंग ये कहते थे कि हर्षवर्धन एक बहुत ही जबरदस्त काम करने वाला व्यक्ति है। जब हैनसोंग ने हर्षवर्धन को काम करते हुए देखा तो उन्होंने ये कहा कि हर्षवर्धन के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। हर्षवर्धन इतना काम करने वाले व्यक्ति हैं। हर्षवर्धन के विषय में वो ये कहते थे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही उन्होंने हर 5 वर्ष पे एक उत्सव होते हुए देखा था, और वो उत्सव ऐसा था जिसमें वो अपना सर्वोच्च निछावर कर देते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही प्रयागराज में कुंभ का मेला लगना आयोजित हुआ दोस्तों। तो हर्षवर्धन के विषय में कहा जाता है कि हर्षवर्धन कला प्रेमी थे, उदारवादी थे, इसमें कोई दुराई नहीं। हर्ष जैसा व्यक्तित्व इस देश के अंदर बहुत कम आए हैं दोस्तों, बहुत कम। इसलिए उनको अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, इसलिए उनको अंतिम बौद्ध सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू थे पहले, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, हर्ष के विषय में आज के लिए बस इतना ही। कल अगले पार्ट में मिलते हैं हम, उनके विषय में कल और आगे बात करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।